सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा दूसरा टॉपिक है। हॉर्टिकल्चर का जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है केला, जिसको हम बनाना भी बोलते हैं, और इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है मूसा पेरिडिसिए का। अगर फैमिली की बात करें तो इसका जो फैमिली होती है वो फैमिली होती है मुजेसी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है हमारे लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल हर बार पूछे जाते हैं। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जेट ICR हो, BHU हो, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें अगर हॉर्टिकल्चर इंक्लूडेड है तो फिर केले से आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र, और इसी एक क्लास में केले से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो इस क्लास को पूरा देखना, बिल्कुल पूरी क्लास अटेंड करना, ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। और अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी धमाकेदार वीडियोस के, क्लासेस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, केला किस परिवार का पादप है, या केले का कुल बताना है आपको। केला किस परिवार का पादप है। ऑप्शन ए है हमारा पामी, ऑप्शन बी है रूटेसी, ऑप्शन सी है मुजेसी, और ऑप्शन डी है बोराजिनेसी। बताइए जल्दी से, केला किस परिवार का पादप है, या केले का कुल बताना है, या फैमिली बतानी है आपको। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या होगा आंसर इसका। केले का परिवार बताना है आपको। जिसने जवाब दिया है इसका ऑप्शन सी मुजेसी बिल्कुल सही जवाब है। जो केले की फैमिली या कुल होता है वो क्या होता है, मुजेसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या पूछा है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सारे आपको पूरा बेस कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केले का फल का प्रकार। केले का जो फल होता है वो किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए है हमारा सरस, ऑप्शन बी है हमारा बेरी, ऑप्शन सी है हमारा ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है हमारा ड्रुप। बताइए इसका जवाब क्या होगा। केले के फल का प्रकार बताना है आपको, सरस, बेरी, ए और बी दोनों, या फिर ड्रुप। जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है ए और बी दोनों बिल्कुल सही जवाब है। जो केले के फल का प्रकार होता है वो हिंदी में उसको बोला जाता है सरस, हिंदी में उसको सरस बोला जाता है, और इंग्लिश में उसकी बात की जाए तो इंग्लिश में उसको बेरी बोलते हैं। तो वहाँ पर ऐसे भी बेरी लिखा हुआ आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे इंक्लूड किया है। और मेरे साथ ऐसा हो चुका है एग्जाम में, इसीलिए मैं हर बार आपके साथ ऐसा करता हूँ, ऐसी टर्म्स को इसे इंक्लूड करता हूँ, ताकि आपके सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ड्रुप पूछ ले तो ड्रुप मैंने कल बताया था किसका होता है, ऑस्ट्रेलिया ड्रुप होता है मैंगो का। ठीक है, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केले का खाने वाला भाग है। अब केले का खाने वाला भाग पूछा है। ऑप्शन ए है हमारा मीजोकार्प, ऑप्शन बी है हमारा एंडोकार्प, ऑप्शन सी है हमारा ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है ड्रुप। बताइए जल्दी से, केले का खाने वाला भाग कौन सा होगा। मीजोकार्प यानी मध्य फल भित्ति, एंडोकार्प यानी अंतः फल भित्ति। बताइए जल्दी से। और पेरिकार्प का मतलब होता है बायफल भित्ति। तो बायफल भित्ति केले का जो छिलका होता है उसको तो हम छील लेते हैं, फेंक देते हैं, फिर उसके बाद में जो सारा फल बचता है वो हम सारा खा लेते हैं। उसके अंदर मीजोकार्प और एंडोकार्प दोनों होते हैं। उसके अंदर क्या क्या होता है, मीजोकार्प भी होता है और एंडोकार्प भी होता है, तो दोनों ही इंक्लूडेड हैं। तो ऑप्शन सी वाला आंसर सही हो जाएगा। केले का खाने वाला भाग कौन सा हो जाएगा, मीजोकार्प, एंडोकार्प, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अगला सवाल है हमारा, केले का तना जो भूमि से ऊपर निकला होता है क्या कहलाता है। अब इसको बिल्कुल एक चार्ट के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा आपको, तो पहले समझ लीजिए, फिर इसके बाद में आगे डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, देखिए सवाल क्या कहता है। देखिए ये रहा आपका, ये स्लाइड आ गई है। अब पूछा था कि केले का जो भाग पूछा था उसको पहले पूरे केले को, ट्री को समझ लीजिए, ताकि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि केले का जो तना है, भूमिगत तना है, उसके बाहर निकला हुआ तना है वो क्या कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए केले का जो पुष्पक्रम होता है, पुष्पक्रम बता देता हूँ मैं। केले का जो पुष्पक्रम होता है वो क्या कहलाता है, स्पेडिक्स कहलाता है। केले का पुष्पक्रम क्या कहलाएगा, स्पेडिक्स कहलाएगा। फिर उसके बाद में ये है, केले का जो तना होता है जो भूमि से बाहर निकला हुआ होता है। केले का जो तना होता है जो भूमि से बाहर सीधा निकला हुआ हो, देखिए ये तना है, ये भूमि के बाहर निकला तना क्या कहलाएगा, स्यूडोस्टेम। स्टेम का मतलब क्या होता है, स्टेम का मतलब तना होता है, तो स्टेम से समझ जाना, स्यूडोस्टेम, स्यूडोस्टेम का मतलब बाहर निकला हुआ तना। अगर यही आपसे पूछ ले कि भूमि के अंदर का तना क्या कहलाएगा, ये जड़ नहीं है, जड़ क्षेत्र इसके नीचे है,
तो भूमि के अंदर का तना पूछ ले आपसे तो राइजोम यानी कि भूमि के अंदर का तना, ठीक है। राइजोम क्या हो जाएगा, भूमि के अंदर का तना, और स्यूडोस्टेम क्या हो जाएगा, भूमि के बाहर का तना। और आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि जो तने के नज़दीक से कुछ शाखाएं निकलती हैं, वो शाखाएं क्या कहलाती है, वो सकर्स कहलाती है। ये भूमि से बाहर निकलती है, भूमि के बाहर निकलती है, तने के पास से भूमि के बाहर निकलने वाली शाखाएं क्या कहलाती है, सकर्स कहलाती है। और इसी सकर्स के द्वारा क्या होता है, इसी सकर्स के द्वारा केले का प्रवर्धन होता है, क्योंकि केले में सत्य बीज नहीं पाया जाता है, आलू में भी नहीं पाया जाता है सत्य बीज, तो इसमें नहीं। ट्रू पोटैटो सीड अब तो विकसित हो गया है, आलू में सत्य बीज अब तो विकसित कर लिया गया है, लेकिन हम अगर केले की बात करें तो इसमें नहीं है बीज। तो प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं हम, केले का प्रवर्धन हम करेंगे सकर्स के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, बहुत ही, इसमें 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है और 4 ये है, और इससे रिलेटेड सवाल हो रहा है। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहले ये है, अगर आपको पूछ ले केले का पुष्प क्रम क्या कहलाता है, तो देखिए पुष्प क्रम होगा स्पेडिक्स, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर, पुष्प क्रम होगा आपका स्पेडिक्स। फिर अगर आपसे पूछ ले कि केले का जो भूमि से बाहर निकला हुआ तना होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है स्यूडोस्टेम। बाहर का जो तना होगा वो स्यूडोस्टेम कहलाएगा। पहचानोगे कैसे, देखो स्टेम का मतलब होता है तना और पीछे लिखा हुआ है तना, तो स्यूडोस्टेम। और भूमि के अंदर का तना पूछेगा तो अंदर का तना आपको बताना है राइजोम। भूमि के अंदर का तना क्या बताओगे, राइजोम बताना है। फिर आपसे वो एक चीज़ और भी पूछ सकता है, वो आपसे पूछेगा कि केले में प्रवर्धन, प्रसारण या वेजिटेटिव किससे करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किससे करते हैं, तो आपको बताना है सकर्स। फिर सकर्स कहाँ होते हैं, जो तना होता है, तने के नज़दीक से कुछ शाखाएं निकलती है, वो क्या कहलाती है, भूमि के, होता तो तने के अंदर से ही निकलती है, लेकिन जो तने का भूमि के अंदर वाला भाग होता है वहाँ से ये निकलती है, और उनको क्या कहते हैं, हम सकर्स कहते हैं। और अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि सकर्स कितने दिन पुराना लेना चाहिए, सकर्स का वजन कितना होना चाहिए, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल चार्ट के माध्यम से आपको समझा दिया है। अगर आपको पसंद आया है और न्यू स्टूडेंट हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, और लाइक तो बनता है, एक लाइक तो इस पर बनता है। और साथ में क्लास में ये बताना लास्ट में कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। चलिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, केले का खाने वाला भाग हो चुका था, फिर केले का पूछा था। अब देखिए बताना है, केले का तना जो भूमि से ऊपर निकला होता है क्या कहलाता है। अब बताना है आपको, भूमि से ऊपर जो तना निकला होता है उसके बारे में अभी मैंने आपको समझाया है। ऑप्शन ए है हमारा मेटोकिंग, ऑप्शन बी है स्यूडोस्टेम, ऑप्शन सी है प्रोपिंग, और ऑप्शन डी है हमारा स्पेडिक्स। बताइए जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा ही आपको जो क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आपकी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। तो जिसने देखो जवाब दिया है इसका स्यूडोस्टेम बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इसमें पीछे नाम क्या आ रहा है, स्टेम, स्टेम का मतलब तना। तो इस प्रकार से आप को रिलेट करके याद करोगे तो कभी भूलोगे भी नहीं। तो केले का भूमि के ऊपर का भाग क्या कहलाएगा, स्यूडोस्टेम कहलाएगा। और दूसरा क्या है, स्पेडिक्स। स्पेडिक्स क्या होता है, फल, उसका जो फूल होता है उसका प्रकार क्या कहलाता है, पुष्पक्रम स्पेडिक्स कहलाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, बहुत ही इजी है। केले का वानस्पतिक नाम पूछा है, सबको आता है, मूसा पेरेडिसिएका। क्या होगा, केले का वानस्पतिक नाम मूसा पेरेडिसिएका होगा। वानस्पतिक नाम जरूर से याद कर लीजिएगा, एक ना एक तो सवाल पूछा जाएगा वानस्पतिक नाम से। अगला सवाल देखिए, केले का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, केले का उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन प्लेस बताना है आपको। ऑप्शन ए है हमारा दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। बताइए केले का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पूर्वी एशिया, अफ्रीका, जापान या फिर चीन। जवाब दीजिए। जिसने जवाब दिया है दक्षिणी पूर्वी एशिया केले का उत्पत्ति स्थान, बिल्कुल सही जवाब है। जो केले का उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया को माना जाता है, दक्षिणी पूर्वी एशिया को माना जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको पूछ ले कि उत्पत्ति स्थान क्या होता है, तो उत्पत्ति स्थान का मतलब ये होता है कि जो केले का पादप था वो उगा हुआ तो पहले ही था और बहुत सारी जगह पर उगा हुआ था, लेकिन सबसे पहले इसको जहाँ नोटिस किया गया वो नोटिस करने वाला स्थान था दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, केला किस प्रकार का पादप है, या केले में जो गुणसूत्रों का प्रकार होता है वो बताना है आपको। किस प्रकार का पादप है या गुणसूत्र का प्रकार बताना है। गुणसूत्र त्रिगुणित होते हैं, अगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं या पंचगुणित होते हैं। बताइए जल्दी से, केले का बताना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगुणित, त्रिगुणित, अगुणित, द्विगुणित, बताइए जल्दी से क्या होगा, फिर बताता हूँ इसके बारे में क्या होता है। जिसने जवाब दिया है इसका त्रिगुणित, बिल्कुल सही जवाब है। जो केला होता है वो क्या होता है, त्रिगुणित होता है, ऑटो ट्रिप्लॉइड। क्या होता है, ऑटो ट्रिप्लॉइड होता है। अगर आपसे गुणसूत्रों की संख्या पूछ ले इसमें, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 33। कितनी होगी, 33 होगी। अब त्रिगुणित का मतलब क्या होता है, त्रिगुणित का मतलब होता है एक गुणसूत्र को 3 से गुणा कर लो। तो एक गुणसूत्र को 3 से गुणा कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 3 गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार 3 के इसमें कितने सेट पाए जाएंगे, 3 के इसमें 11 सेट पाए जाएंगे। तो कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा हमारा 33। देखिए गुणसूत्रों का जो कॉन्सेप्ट होता है मैं एक बार वापस बता देता हूँ आपको, बिल्कुल आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा आपको। जब भी आपको गुणसूत्र के बारे में समझाया जाता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। तो देखो जहाँ पर गुणित का मतलब होता है, त्रिगुणित मतलब 3 से गुना, अगुणित मतलब कोई गुणा नहीं है, द्विगुणित मतलब 2 से गुना, पंचगुणित मतलब 5 से गुना। वैसे पंचगुणित बहुत कम रेयर होता है। तो त्रिगुणित का मतलब यहाँ पर पूछा है जो केले के गुणसूत्र का प्रकार है वो त्रिगुणित है। अब त्रिगुणित कैसे है, केले के अंदर गुणसूत्र की जो संख्या है वो टोटल संख्या कितनी है, 11 है। कितनी है, 11 है। लेकिन उस 11 को 3 से गुणा करेंगे हम। क्यों करेंगे, क्योंकि उस 11 गुणसूत्र में एक ही गुणसूत्र में 3 सेट है। तो 11 × 3 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। तो टोटल गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई, टोटल गुणसूत्र की संख्या हो गई 33। और अगर पूछ ले कि कौन सा प्रकार है तो त्रिगुणित। और सिंगल सेट पूछ ले आपको तो सिंगल सेट में सिंगल कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली क्लासेस चलती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र भूलना नहीं, केले में 33 है। अगला सवाल पूछा है, केले का पादप अपने जीवन काल में फल देता है। क्वेश्चन बताइए क्या पूछा, जवाब क्या होगा इसका। केले का पादप अपने जीवन काल में फल देता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। केले का पादप अपने जीवन काल में कितनी बार फल देगा बताइए, 1, 2, 3 या फिर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों की कन्फ्यूजन वो बहुत दूर होगी आज। जिसने एक बार जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो केला होता है, केले का जो पादप होता है वो क्या करता है, अपने जीवन में एक बार ही फल देता है। एक बार केले को उगाया आपने, उगाने के बाद में वो एक बार फल देगा, फल देने के बाद में वापस से उसको उगाना पड़ता है। और ये बहुत जल्दी भी उग जाता है, इसमें समय बहुत कम लगता है। इसी के आगे सवाल आएंगे, उसमें सारा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, केले के पादप का जीवन काल होता है। अब जीवन काल बताना है 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का या फिर 4 वर्ष का। केले के पादप का जीवन काल बताना है आपको, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष। बताइए, जिसने 1 वर्ष जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। अब 1 वर्ष किस हिसाब से माना है, 1 वर्ष इस हिसाब से माना है इसको, केले का जो पादप या जीवन काल है उसको 1 वर्षीय माना है। इस हिसाब से माना है कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसका, पौधे से लेकर फूल बनने से लेकर फल बनने तक, ये पूरा प्रोसेस है, ये एक ही बार होता है। क्या होता है, एक ही बार होता है। इसीलिए इसको 1 वर्ष की श्रेणी में या 1 वर्षीय बोला जाता है। ऐसा नहीं कि 1 साल में इसको पेड़ को उगा भी दिया और 1 साल के अंदर इसमें फूल भी आ गए, फल भी बन गए, ऐसी बात नहीं है। लगभग 13 से 14 माह लगते हैं। कितने माह लगते हैं, 1 साल से थोड़ा समय लगता है, 2-3 महीने ज़्यादा लगते हैं। लगभग 13 से 16 माह के समथिंग लगते हैं, किसी में 17-18 भी लग जाते हैं। तो लगभग 17-18 का एवरेज आता है। लेकिन जो पूरा जीवन चक्र होता है वो एक ही बार होता है। एक पादप में एक बार अगर आपने एक शकर्स लगाया तो वो एक बार बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद में उसमें एक बार फूल आएंगे और फूल आने के बाद में फलन भी वो एक बार ही देगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको 1 वर्षीय बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला सवाल देखिए, केले का भूमिगत तना क्या कहलाता है। अभी पहले मैंने बताया था आपको कि केले का जो भूमि के बाहर का तना होता है वो क्या कहलाता है। तो भूमि का बाहर का तना मैंने बताया था स्यूडोस्टेम कहलाता है। अब आपको बताना है भूमिगत तना क्या कहलाता है। बताइए जल्दी से, भूमिगत तना क्या कहलाएगा। राइजोम स्पेडिक्स मेटोकिंग, राइजोम स्पेडिक्स मेटोकिंग, बताइए, स्यूडोस्टेम नहीं होगा। जिसने राइजोम जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो केले का भूमिगत तना होता है वो क्या कहलाता है, राइजोम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा, राइजोम के नाम से जाना जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। अगर आपको ये ग्राफ चार्ट, अगर आप न्यू स्टूडेंट अभी कनेक्ट हुए हो और आपने ये ग्राफ चार्ट जब मैंने समझाया था तब आप नहीं थे, डायग्राम समझाया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही क्लास लास्ट में जाएगी तो लास्ट में मैं एक बार फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केले का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। अभी केले का पुष्पक्रम भी उसमें मैंने बताया था आपको कि केले का पुष्पक्रम क्या कहलाएगा।
राइजोम, स्यूडोस्टेम, स्पेडिक्स या मेटोकिंग? बताइए जल्दी से, केले का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? राइजोम, स्यूडोस्टेम, स्पेडिक्स या मेटोकिंग? जिसने स्पेडिक्स जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो पुष्पक्रम होगा वो स्पेडिक्स कहलाएगा, भूमि के बाहर का तना स्यूडोस्टेम कहलाएगा और भूमि के अंदर का तना राइजोम कहलाएगा। अभी मेटोकिंग भी बताएंगे, मेटोकिंग प्रोसेस क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये चारों ही बहुत याद रखने वाले और काम आने वाले सवाल हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल पूछा है, केले में तने के पास से भूमिगत शाखाएं निकलती है जो कहलाती है। अभी मैंने बताया था आपको कि जो शकर्स होता है, देखिए इसका आंसर तो शकर्स होगा, मैंने बता दिया, कोई बात नहीं है। जो केले के तने के पास से जो भूमिगत शाखाएं निकलती है वो क्या कहलाती है? शकर्स कहलाती है। तो ये जो शकर्स निकलते हैं ये भूमि के अंदर वाला जो तने का भाग होता है उससे निकलते हैं। भूमि के अंदर जो तने का भाग होता है उससे निकलते हैं, ना कि भूमि के बाहर वाले तने से। तो अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शकर्स का निर्माण किससे होता है? क्या पूछा जा सकता है? शकर्स का निर्माण किससे होता है? तो शकर्स का निर्माण किससे देना है आपको? राइजोम से होता है, ना कि स्यूडोस्टेम से होता है। क्योंकि स्यूडोस्टेम तो ऐसा तना है जो मिट्टी के बाहर रहता है और जो राइजोम है वो क्या रहता है? मिट्टी के अंदर रहता है। तो इसी प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में पंखों की ताड़ियाँ गिनने की कोई ज़रूरत ना पड़े। देखिए ये वापस आ गया है। अब जो न्यू स्टूडेंट है फिर से आएंगे, फिर बोलेंगे कि सर नए आएंगे, तो मैं इसको लास्ट में ही समझाऊंगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, केले का पादप होता है, अब वापस से पूछा है, केले का पादप होता है एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ए और बी दोनों, और ऑप्शन सी है हमारा, डी है हमारा कोई नहीं। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ए और बी दोनों और कोई नहीं। केले का पादप बताना है आपको क्या कहलाता है। जिसने एक बीजपत्री जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो केले का पादप होता है वो क्या होता है? केले का पादप एक बीजपत्री होता है। इसको मोनोकार्पिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक, हार्पिक नहीं, मोनोकार्पिक, ठीक है, मोनोकार्पिक बोलते हैं। ये एक वर्षीय शाख होती है और ये अपने जीवन काल में एक बार ही फल देता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, केला मुख्य स्रोत माना जाता है। अब बताना है आपको केला किसका स्रोत माना जाता है। ऑप्शन ए है हमारा वसा का, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन सी है खनिज लवण और ऑप्शन डी है हमारा प्रोटीन। बताइए, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और प्रोटीन, केला मुख्य स्रोत किसका माना जाएगा? केला किसका मुख्य स्रोत माना जाएगा? वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण या फिर प्रोटीन? केले का मुख्य स्रोत बताना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। जिसने जवाब दिया है कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही जवाब है। जो केले का मुख्य स्रोत माना जाता है वो क्या माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। केले का मुख्य स्रोत क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। और दूसरी बात ये है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केले में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, क्योंकि ये मात्रा वाला सवाल भी एक दो बार पूछा जा चुका है, तो अब आगे और भी आ सकता है। तो 36%, 36% होती है। कितनी परसेंट होती है? 36% होती है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा केले के अंदर। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है, केले में कितने प्रतिशत शर्करा पाई जाती है? शर्करा बतानी है आपको, कितने प्रतिशत पाई जाती है? 27%, 30%, 40% या फिर 42%? केले में कितनी शर्करा पाई जाती है बताइए जल्दी से। शर्करा की मात्रा बतानी है आपको केले में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख रहा हूँ मैं सभी बच्चों के जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, आप सबका सिलेक्शन होगा जहां आप चाहते हो। जिसने सवाल का जवाब दिया है 27%, बिल्कुल सही जवाब है। केले में कितनी प्रतिशत शर्करा पाई जाती है? 27% यानी 27% शर्करा पाई जाती है, शुगर कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले की तुड़ाई के बाद तने की कटाई क्या कहलाती है? अब देखिए मैंने बताया था उस समय कि आगे सारे वर्ड्स बताऊंगा मैं, उस समय एक वर्ड्स भी था। तो केले की तुड़ाई के बाद तने की कटाई क्या कहलाती? तने जब केले को तोड़ लिया, तोड़ने के बाद में फसल हमारी उसके बाद में अगली बार फल देगी नहीं वो, तो फिर अब उस तने को, उस पेड़ को हटाना है वहाँ से, उस पेड़ को हटाना है वहाँ से, तो वो क्या कहलाएगा? उसमें कंडीशन ऐसे होती है कभी कभी, देखिए जैसे जो तना है हमारा, तना उगा, तना उगने के बाद में उसके पास से एक नया सकर्स निकल गया। तो अब जो नया सकर्स है उसको हमें क्या करना है? उसको हमें नया पौधे का रूप देना है। तो जो पुराना तना है उसको काट देंगे और जो पास में से सकर्स निकला हुआ है, पास में से तो बहुत सारे सकर्स निकले हुए हैं, लेकिन उसमें से क्या करते हैं, एक दो को छोड़ के सारे सकर्स को नष्ट कर देते हैं। जिससे क्या होता है, अगला जो पौधा बनता है वो वहीं से बन जाता है और उसको रूट्स डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा, पूरा बिल्कुल समझा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब मैं वो ग्राफ चार्ट बताऊंगा, आपको वो डायग्राम बताऊंगा, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो
इसका जवाब दीजिए। अभी तने को काटना है आपको, तो क्या बोलोगे आप? मेटोकिंग क्रिया। मेटोकिंग क्रिया करते हैं। मेटोकिंग क्रिया में हम क्या करते हैं, केले की तुड़ाई कर ली, तुड़ाई के बाद में जो तना वेस्ट हो गया या जो तना फल नहीं देगा उसको काट देते हैं, और वो प्रोसेस हमारा मेटोकिंग कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केले के पेड़ को सहारा देने की क्रिया क्या कहलाती है? क्योंकि केले का जो पेड़ होता है वो एक्चुअल में पेड़ तो होता नहीं है, वो एक प्रकार की शाख होती है, और वो इतना मजबूत नहीं होता। उसकी जड़ होती है, रूट्स जो होती है वो इतनी, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी या मिट्टी को पकड़कर या पेड़ को खड़ा रखने की क्षमता थोड़ी कम होती है, क्योंकि भारी होता है, उसका पुष्पक्रम भी भारी होता है, और उस पर जो फ्रूट्स लगते हैं केले के वो भी बहुत भारी होते हैं, इसलिए पेड़ को सहारा देना पड़ता है। तो सहारा देने की क्रिया पूछी है, डी सकरिंग, प्रॉपिंग, नीपिंग या कूरिंग। बताइए जल्दी से, केले के पेड़ को सहारा देने की प्रोसेस या क्रिया क्या कहलाएगी? डी सकरिंग, प्रॉपिंग, नीपिंग या क्यूरिंग। जिसने प्रॉपिंग जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो केले के पेड़ को सहारा देने की क्रिया कहलाती है वो प्रॉपिंग नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? प्रॉपिंग नाम से जानी जाती है। केले के पेड़ को सहारा देने की क्रिया प्रॉपिंग कहलाती है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमें। देखिए केला है एक प्रकार का। अब देखिए, जो आज तक केले को पेड़ समझते थे वो पेड़ नहीं है। क्या है केला? देखिए, ऑप्शन ए है हमारा झाड़ी, ऑप्शन बी है हमारा पेड़, ऑप्शन सी है शाख, और ऑप्शन डी है हमारा बेल। बेल का मतलब वो बेल वाला, गाय वाला बेल नहीं, वो बेल जो शाखा होती है पेड़ पर चढ़ती है वो वाली। तो केला क्या है? झाड़ी है, पेड़ है, जिसने शाख जवाब दिया है, ऑप्शन सी वाला जवाब दिया है जिसने शाख, बिल्कुल सही जवाब है। केला होता है वो क्या होता है? एक प्रकार की शाख होता है। केले के पेड़ में लकड़ी भी नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना, केले के पेड़ में लकड़ी भी नहीं पाई जाती है। तो फिर आप कहोगे सर जो तना होता है वो किसका होता है? वो तंतुओं का बना होता है, रेशों का बना होता है। शाखाओं की शाख होती है, उसकी रेशे और तंतु मिलकर क्या बनाते हैं? उसका जो तना बनाते हैं, वो तना किसका होता है? रेशे और शाख का होता है। तो अब ध्यान रखना, केले का पेड़ नहीं होता है, केले की शाख होती है। इसीलिए केला की जो शाख होती है वो अपने जीवन काल में एक बार ही फल देती है। अगर पेड़ होता तो पेड़ क्या करता है? पेड़ एक बार उगाने के बाद में 7-8 साल तक आपको उपज देता है। लेकिन ये क्या है? ये एक प्रकार की शाख है और इसके अंदर लकड़ी भी नहीं पाई जाती है। बहुत ही ये एक RSIS टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि लोग यही समझते हैं केला दैट मीन्स पेड़ होगा। पेड़ नहीं है, ये एक प्रकार की शाख है। जैसे अंगूर होता है तो अंगूर में भी बेल नहीं होती है, अंगूर में भी पेड़ नहीं होता है, उसकी बेल होती है। तो इस प्रकार के आपको समय समय पर आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, और बहुत जल्दी एक मोटिवेशन क्लास आने वाली है आपकी बाय राजकुमार नागर सर। एक राजकुमार नागर सर हैं, हमारे फाउंडर हैं इंस्टीट्यूट के, उनके द्वारा आने वाली है। तो वो आपको बताएंगे किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए। बिल्कुल आपको फेस कैम बनाएंगे वो और बताएंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो फैमिली है वो आज 1000 के ऊपर हो चुकी है, हमारे 1170 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो उसके लिए मैं आपको सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केले में पाए जाने वाला एसिड है। केले में पाए जाने वाला एसिड बताना है आपको। केले में किस प्रकार का एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर बोरिक एसिड। बताइए जल्दी से, केले में पाए जाने वाला एसिड, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या बोरिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केले में कौन सा एसिड पाया जाता है? जिसने जवाब दिया है मैलिक एसिड, बिल्कुल सही जवाब है। केले में पाए जाने वाला एसिड कौन सा है? केले में पाए जाने वाला एसिड मैलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। मैलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लें चने में कौन सा पाया जाता है, चने की जो पत्तियों का खट्टापन होता है वो मैलिक और ऑक्जेलिक एसिड के कारण होता है। चने की पत्तियों, देखना आप कभी खा के देखना, चने की पत्तियां जो होती हैं, अगर आपके आसपास खेत हो या आप खेत से या गांव से बिलोंग करते हो, चने की पत्तियों को खेत से तोड़कर लाना, तोड़ने के बाद में उनको धोना, फिर खा के देखना उनको, आपको खट्टापन एहसास होगा। और अगर आपको उस डिश को थोड़ी सी और टेस्टी बनानी है तो चने की पत्तियों को तोड़ो, तोड़ने के बाद में उसको धो अच्छी तरीके से, फिर उसमें हल्का सा नमक और हल्की सी मिर्ची, अगर जलजीरा है तो वो भी डाल दो, फिर उसको मिक्स करो और फिर खाओ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हो सकता है किसी किसी के मुंह में पानी आ गया हो। अगला सवाल देखिए क्या कहा है। भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली केले की किस्म है। भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली केले की किस्म है। ऑप्शन ए है हमारा ड्वार्फ कैवेंडिश, ऑप्शन बी है विरूपक्षी, ऑप्शन सी है पूवन और ऑप्शन डी है हमारा रोबस्टा। बताइए भारत में जो सबसे अधिक उगाई जाने वाली केले की किस्म है वो कौन सी है, या सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? बताइए जल्दी से,
कल मैंने बताया था आम की सबसे अच्छी किस्म जिसको बोलते हैं हाफूस बादामी, उसका दूसरा नाम है, और अल्फांसो भी उसको बोलते हैं, ताज़े रसीले आमों से बना अल्फांसो से। वो वाला एड भी देखा होगा आपने टीवी में, उसका एग्जाम्पल भी दिया था मैंने। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। जिसने जवाब दिया है ड्वार्फ कैवेंडिश, बिल्कुल सही जवाब है। जो ड्वार्फ कैवेंडिश किस्म है वो लगभग 58% जो केले की हमारी खेती होती है पूरे भारत में, उसका 58% सिर्फ और सिर्फ ये ड्वार्फ कैवेंडिश ही उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है और बहुत ही अच्छी किस्म है। तो जिसने ड्वार्फ कैवेंडिश जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्वार्फ कैवेंडिश कितने प्रतिशत उत्पादन करती है। तो बताइए ड्वार्फ कैवेंडिश कितने प्रतिशत उत्पादन करती है। अभी मैंने आपको बताया था कि ड्वार्फ कैवेंडिश का उत्पादन कितना होगा। तो जिसने जवाब तो अभी नहीं दिया है, दीजिए 21%, 33%, 58% या फिर 95%। 21 यानी 21, 33 यानी 33, 58 यानी 58 और 95 यानी 95%। बताइए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके। जिसने जवाब दिया है इसका 58% बिल्कुल सही जवाब है। जो ड्वार्फ कैवेंडिश है वो एक तरफा है, वो उसका एकाधिकार है, उसकी मोनोपोली है, वो लगभग 58% एरिया को या 58% प्रोडक्शन को कवर करती है। तो इस क्लास में आपके सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। 47 क्वेश्चंस हैं और बहुत ही गोल्डन क्वेश्चन है, बहुत आपकी हेल्प करेंगे। सुपरवाइजर में, AAO में बहुत हेल्प करेंगे आपकी। हो सकता है आप आने वाले सुपरवाइजर हो सकता क्या है आप सुपरवाइजर बनोगे आने वाले भावी। तो अगला सवाल है, केले की पनामा विल्ट के प्रति प्रतिरोधी किस्म बतानी है आपको। देखो केले में दो प्रकार का रोग है, वो बहुत सीरियस है, एक तो पनामा विल्ट और एक बंची टॉप। तो बंची टॉप और पनामा विल्ट से आपसे सवाल पूछा जाएगा। अगर डिजीज पूछेगा तो आपसे सवाल जरूर से पूछेगा वो। बताइए जल्दी से, केले की पनामा विल्ट के प्रति रोगरोधी या प्रतिरोधी किस्में। ऑप्शन ए है हमारी वीरू पक्षी, ऑप्शन बी है मोनथन, ऑप्शन सी है पूवन और ऑप्शन डी है रेड बनाना। बताइए केले की पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्म बतानी है आपको। पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्म, जिसने पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्म पर पूवन जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इसको याद कैसे करना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्म है पूवन। पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? पूवन है। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। पनामा में आगे क्या आ रहा है? पे आ रहा है। पूवन में आगे क्या आ रहा है? पे आ रहा है। पनामा में पीछे क्या आ रहा है? ने आ रहा है। पूवन में भी ने आ रहा है। तो पे ने और पे ने, पूवन और पनामा, इससे आपको कोरिलेट करना है। देखिए हमें नहीं पता हम कैसी फनी ट्रिक बनाते हैं, मजाक में बनाते हैं या सीरियस में बनाते हैं। हमारा मेन लक्ष्य क्या है? हमारा मेन लक्ष्य है बस हमें याद होना चाहिए। चाहे हम फनी ट्रिक बनाएं, कुछ भी बनाएं, हमें बस याद होना चाहिए। तो इस प्रकार से कोरिलेट कर लीजिए कि पनामा में भी पे है और पूवन में भी पे है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। और आप जितनी भी किस्में देखोगे ना इसकी केले की, तो किसी में भी पे नहीं है। पे से कोई सी भी किस्म स्टार्ट नहीं है, इनफैक्ट किसी में पे है ही नहीं। सिर्फ एक पूवन ही ऐसी किस्म है जिसमें पे भी है और ने भी है। तो ध्यान रखना, पूवन से पनामा विल्ट किस्म होगा, पूवन में होगा तो पूवन उसको सहन कर सकती है। तो पूवन क्या हो जाएगी? प्रतिरोधी किस्म हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट है केले की बंची टॉप रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म। अब वो तो बता दी मैंने। बंची टॉप बताइए जल्दी से। विरूपक्षी, मोनथन, उसके बाद में है पूवन, उसके बाद में है रेड बनाना। बताइए क्या होगा इसका जवाब? कौन सी है बंची टॉप के प्रति प्रतिरोधी किस्म? केले की बंची टॉप के प्रति प्रतिरोधी किस्म बतानी है आपको। विरूपक्षी, मोनथन, पूवन या रेड बनाना। जिसने इसका जवाब दिया है विरूपक्षी, बिल्कुल सही जवाब है। जो विरूपक्षी है वो क्या है? बंची टॉप के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। जो बंची टॉप बीमारी होती है वो विरूपक्षी नामक केले की किस्म में नहीं लगती है। अगर इस विरूपक्षी को आपको पूछ ले कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो इस विरूपक्षी का दूसरा नाम क्या है? पहाड़ी केला। इसको पहाड़ी केला के नाम से भी जाना जाता है और इसको हिल बनाना के नाम से भी जाना जाता है। तो पहाड़ी केला या हिल बनाना, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए जिसको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कुछ ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ या लेवल थोड़ा हाई है, लेवल कुछ हाई नहीं है। देखिए अगर 50 क्वेश्चंस याद करने से, एक बार 50 क्वेश्चंस याद करने के आपके आगे आने वाले कोई से भी एग्जाम हो एग्रीकल्चर के, अगर एक टॉपिक के सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो 1 घंटा वेस्ट करने में, वो वेस्ट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है टाइम की। तो 1 घंटा टाइम इन्वेस्ट करने में क्या बुराई है। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन ज़्यादा है,
क्लास थोड़ी लंबी है, कुछ नहीं है, आप बस कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान दीजिए, 1 घंटा यूँ निकल जाएगा, लेकिन 1 घंटा अगर आप पढ़ोगे तो यकीन मानिए कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर ही जाओगे। तो बंची टॉप का बताया आपने विरूपक्षी, विरूपक्षी का दूसरा नाम है हिल बनाना या पहाड़ी केला। समय समय पर मोटिवेशन भी जरूरी है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन पूछा है केले की चिप्स बनाने के लिए उपयोगी किस्म है। केले के चिप्स भी बनते हैं, जैसे आलू के चिप्स बनते हैं वैसे केले के चिप्स भी बनते हैं। तो बताइए केले के चिप्स बनाने के लिए उपयोगी किस्म विरूपक्षी, मोनथन, बैंड्रेन या फिर रेड बनाना। केले की चिप्स बनाने के लिए उपयोगी किस्म बतानी है, विरूपक्षी, मोनथन, बैंड्रेन या फिर रेड बनाना। जिसने जवाब दिया इसका बैंड्रेन बिल्कुल सही जवाब है। जो केले के चिप्स बनाने के लिए उपयोगी किस्म है वो क्या है, केले के चिप्स बनाने के लिए उपयोगी किस्म बैंड्रेन है। क्या है, बैंड्रेन। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, नेक्स्ट है हमारा, केले की कौन सी किस्म को पकने के बाद ही पेड़ से तोड़ा जाता है। अब देखिए केले में क्या होता है, केले में मोस्टली केले को जब तोड़ा जाता है तो उसको कच्ची अवस्था में ही तोड़ लेते हैं, उस अवस्था में ही उसको तोड़ लिया जाता है, क्योंकि केला एक ऐसा है कि एक बार पक गया तो पकने के बाद में फिर वो 1 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है, 1 दिन तो लास्ट है, 1 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है। तो अगर आप जब केला आपका सपोज दैट केला आंध्र प्रदेश में हो रहा है या गुजरात में हो रहा है और गुजरात में केला पका और पकने के बाद में उसको वहाँ से गुजरात से उसको राजस्थान ला रहे हैं या गुजरात से उसको मध्य प्रदेश भेज रहे हैं, तो भेजने में 1 दिन लग जाएगा। तो 1 दिन बाद तो वो मार्केट में पहुँचेगा, फिर इसको 1 दिन 2 दिन बाद में उसको बेचेंगे तो वो तो सड़ जाएगा। इसीलिए उसको क्या करते हैं, केले को हमेशा कच्ची अवस्था में तोड़ा जाता है भारत में। लेकिन एक वैरायटी ऐसी है जिसको पकने के बाद ही तोड़ा जाता है लोकल मार्केट के लिए। तो बताना है चीनी चंपा, मोनथन, बैंड्रेन या फिर रेड बनाना। क्या होगा इसका जवाब, चीनी चंपा, मोनथन, बैंड्रेन या रेड बनाना। जवाब दीजिए इसका। जिसने जवाब दिया है मोनथन, बिल्कुल सही जवाब है। जो मोनथन है उसको हमेशा पकने के बाद ही तोड़ा जाता है, पकने के बाद ही तोड़ा जाता है। और जो केले का असली स्वाद है, अगर आपको कभी केला खाना है, बाकी मोस्टली जो स्टूडेंट या जो होते हैं वो केले को बहुत कम पसंद करते हैं, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वो एवरेज होता है, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा होता है। बाकी ऐसी बात नहीं, बाकी बहुत गुणवत्ता वाला फल है। लेकिन कभी ये मोनथन वैरायटी खा के देखना, आपको असली टेस्ट पता चल जाएगा इसका। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है केले के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। जलवायु बतानी है आपको, केले के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र या फिर उष्ण। बताइए शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र या फिर उष्ण। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब, ABCD। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केले के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए। जिसने डी जवाब दिया है उष्ण जलवायु, बिल्कुल सही जवाब है। केले के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। और केले का अगर उत्पादन पूछ ले तो आंध्र प्रदेश और कुछ गुजरात का हिस्सा और थोड़ा बहुत MP का हिस्सा है, लेकिन आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा स्तर पर इसकी क्या होती है, खेती होती है। अगला सवाल देखिए क्या है, और एक चीज़ और, भारत में जो सबसे ज़्यादा फल होता है वो आम का है, उत्पादन और क्षेत्रफल। फिर उसके बाद में किसका है, फिर उसके बाद में है हमारे केले का। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, केले की खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। बताइए केले की खेती के लिए तापमान बताना है आपको। एवरेज टेम्परेचर कल्टीवेशन ऑफ बनाना क्रॉप 25 डिग्री यानी 25 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री या फिर 40 डिग्री। बताइए जल्दी से, केले का तापमान 25 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री या फिर 40 डिग्री। केले की खेती के लिए कितने प्रतिशत तापमान की आवश्यकता होती है, 25 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री या फिर 40 डिग्री। जिसने जवाब दिया है इसका 25 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब है। जो केले की खेती के लिए औसतन तापमान की आवश्यकता होती है वो 25 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड होती है। सेल्सियस या सेंटीग्रेड जो था वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंशन किया था, इसलिए उनके नाम के सम्मान देने के लिए उनको पीछे सेल्सियस लगाया जाता है। थॉमस सेल्सियस इस नाम के कोई वैज्ञानिक थे। अगला सवाल देखिए क्या है, कभी केमिस्ट्री पढ़ेंगे कभी क्या, हाँ केमिस्ट्री से मुझे याद आया कि आज शाम को 6:30 बजे केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज लगेगी आपकी। शाम को 6:30 बजे केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज लगेगी। और जो 5 बजे जो हम सॉल्व करते हैं जेट का पेपर, अब उस क्लास में हम जेट का भी सॉल्व करेंगे और BHU PG जितने भी हैं एग्ज़ाम्स उनका सॉल्व करेंगे। तो कभी हम जेट का कर लेंगे, कभी हम BHU का कर लेंगे, कभी हम PAT का कर लेंगे। उस सेगमेंट को अब बिल्कुल फिक्स कर दिया है मैंने। उस सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे,
पेपर डिस्कशन वाला रखेंगे, और क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं तो थोड़ी केमिस्ट्री की तैयारी हो जाए, इसलिए केमिस्ट्री की जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी स्टार्ट कर दी है। इसीलिए कल थोड़ा वर्क चल रहा था केमिस्ट्री के ऊपर, तो क्लासेस हो नहीं पाई। तो अब कल से नहीं, आज शाम को सही 6:30 बजे, ठीक 6:30 बजे जब BHU की क्लास स्टार्ट होती थी वहाँ पर केमिस्ट्री की होगी। तो सबको पधारना है, सबका हार्दिक स्वागत में अभिनंदन है। और दूसरी बात यह है कि वो 5 बजे वाली क्लास है वो यथावत रहेगी, शाम को 8 बजे भी क्लास लगेगी, 8:30 बजे भी क्लास लगेगी। तो वो टाइमिंग है, वो जो कल क्लासेस लग रही थी वो की वो ही रहेंगी। अगला सवाल देखिए, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। केले की खेती के लिए मृदा pH कितना होगा? जिसने जवाब दिया है केले की खेती के लिए मृदा pH 6 से 7 बिल्कुल सही जवाब है। 6 से 7 pH बिल्कुल सही जवाब है। जो केले की खेती के लिए मृदा pH मांगा जाता है वो कितना होता है? 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। इसको हम उदासीन भी बोलते हैं। और इसके लिए अगर मिट्टी पूछ ले आपसे तो मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? मिट्टी होनी चाहिए इसके लिए बलुई दोमट। मिट्टी तो सबसे जो बेस्ट क्वालिटी की होती है वो बलुई दोमट मानी जाती है, और उस बलुई दोमट में आप किसी भी प्रकार की फसल को उगाया जा सकता है। और कपास के लिए काली मिट्टी, कपास काली मिट्टी। अगला सवाल है, केले की खेती के लिए मृदा pH वाला क्वेश्चन शायद हो चुका है, रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए, केले का वानस्पतिक प्रवर्धन किया जाता है। केले का वानस्पतिक प्रवर्धन किया जाता है। ऑप्शन ए है हमारा सकर्स द्वारा, ऑप्शन बी है हमारा बीज द्वारा, ऑप्शन सी है हमारा राइजोम द्वारा, और ऑप्शन डी है कंद द्वारा। बताइए, केले का वानस्पतिक प्रवर्धन करने का अगर मौका मिले आपको जीवन में, कभी जरूर मिलेगा, वैज्ञानिक बनोगे आप तो मिलेगा, प्रवर्धन करना पड़ेगा आपको, तो किससे करोगे आप? बताइए, सकर्स के द्वारा, बीज के द्वारा, राइजोम के द्वारा या फिर कंद के द्वारा? जवाब दीजिए इसका, क्या होगा इसका जवाब? सकर्स, बीज, राइजोम या फिर कंद? जिसने इसका जवाब दिया है सकर्स, बिल्कुल सही जवाब है। सकर्स का बताया था मैंने, भूमि के अंदर वाला तना जो राइजोम होता है वहां से कुछ शाखाएं निकलती है, वो सकर्स कहलाती हैं, और वो सकर्स किस काम आते हैं? वानस्पतिक प्रवर्धन के काम आते हैं, वानस्पतिक प्रवर्धन के काम आते हैं। अब आप कहोगे सर बीज द्वारा क्यों नहीं करते? देखिए, बीज द्वारा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बीज जो पाया जाता है वो सत्य बीज नहीं पाया जाता, ट्रू सीड्स नहीं पाया जाता। और बीज, अब आप कहोगे सर बीज पाया कहाँ जाता है? तो बीज तो हमने आज तक देखा ही नहीं। तो देखिए, बीज कहाँ होता है? आप कभी केला खाते हो तो केला खाते समय छील कर खाते हो, तो खाने के बाद में जब आप 1 बाइट 2 बाइट लेते हो तो उसके बाद में उसके सही सेंटर में देखना बहुत सारे ब्लैक 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 डॉट्स दिखाई देंगे आपको, वो उसके सीड्स होते हैं। क्या होते हैं? वो उसके सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। लेकिन वो उस कंडीशन में नहीं होते हैं, उस फॉर्म में नहीं होते हैं वो, कि वो एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर सके या नया पौधा बना सके। तो इसीलिए वो सही फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? सकर्स से क्या करते हैं? वानस्पतिक प्रवर्धन करते हैं। इसी विधि को वानस्पतिक प्रवर्धन बोला जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। न्यू स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल है, केले के वानस्पतिक प्रवर्धन में सकर्स का वजन होना चाहिए। अब क्या पूछा है? केले का वानस्पतिक प्रवर्धन करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे? सकर्स के द्वारा करेंगे। तो सकर्स का वजन भी होना चाहिए और उसकी आयु भी होनी चाहिए। 2 क्राइटेरिया है, वो इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि उत्पादन अच्छा प्राप्त हो और जो सकर्स हम ले रहे हैं उसकी जो वृद्धि है वो भी अच्छी हो। अगला इसमें जो ऑप्शन है वो है 500 से 700 ग्राम, 100 से 200 ग्राम, 300 से 400 ग्राम या 1000 ग्राम। क्या होगा इसका जवाब? बताइए जल्दी से। केले के वानस्पतिक प्रवर्धन में सकर्स का वजन बताना है आपको, सकर्स का वजन। ये क्वेश्चन सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सुपरवाइजर के एग्जाम में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। जवाब दीजिए। जिसने 500 से 700 ग्राम जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। केले के वानस्पतिक प्रवर्धन में सकर्स का वजन कितना होगा? 500 से 700 ग्राम सकर्स का वजन होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है, केले के वानस्पतिक प्रवर्धन में सकर्स कितने माह पुराना होना चाहिए? अब देखिए, उस क्वेश्चन में पूछा था एक क्राइटेरिया ये था कि 500 से 700 ग्राम वजन होना चाहिए। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि वो कितने पुराना होना चाहिए? 1 माह, 2 माह, 3 माह या 4 माह। ऐसा नहीं कि आप 9 माह पुराना ले रहे हो या 10 माह पुराना ले रहे हो, ऐसे नहीं चलता है। या आप 10 दिन पुराने पादप को या सकर्स को ही अपने काम में ले लिया। जवाब दीजिए इसका। जिसने 3 माह जवाब दिया है, कोई दिक्कत नहीं, दिया है तो ठीक है, गलत दिया है तो भी ठीक है। गलत जवाब देते हो तो अपने आप को ऐसा फील मत कराइए कि मैंने गलत जवाब दे दिया। जब आप गलती करोगे तभी तो सीखोगे। तो जिसने तीसरा जवाब दिया है 3 माह, बिल्कुल सही जवाब है। कम से कम जो आयु होनी चाहिए वो 3 माह होनी चाहिए। 3 माह पुराना सकर्स होना चाहिए, तब वो क्या करेगा? अच्छी वृद्धि और अच्छी ग्रोथ करेगा, उत्पादन भी हमें अच्छा मिलेगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केले का रोपण किस माह में किया जाता है?
केले का रोपण किस माह में किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा जुलाई अगस्त, ऑप्शन बी है फरवरी मार्च, ऑप्शन सी है सितंबर अक्टूबर और ऑप्शन डी है नवंबर दिसंबर। बताइए केले का रोपण किस माह में किया जाता है? मंथ पूछा गया है यहाँ पर, जुलाई अगस्त, फरवरी मार्च, सितंबर अक्टूबर या नवंबर दिसंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मोस्टली प्लांट होते हैं उनको जुलाई अगस्त में ही रोपण करते हैं। जुलाई अगस्त जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, जुलाई अगस्त में ही रोपण करते हैं। क्यों करते हैं जुलाई अगस्त में रोपण? क्योंकि जुलाई अगस्त में क्या होता है कि मौसम बिल्कुल, जो बच्चे होते हैं, बच्चे मतलब पौधे बच्चे ही होते हैं, पेड़ों के बच्चे पौधे कहलाते हैं। तो जो बच्चे होते हैं या पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, वो नाजुक होते हैं और जो जुलाई अगस्त का समय रहता है वो उनके लिए फेवरेबल रहता है, बिल्कुल सूटेबल रहता है, उनके अनुसार रहता है, उनके अनुकूल रहता है और वहाँ पर वो आराम से वृद्धि कर सकते हैं। तो कभी भी आपने देखा होगा कि अगर फल वृक्षों के या किसी भी पेड़ को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वो जुलाई अगस्त में किया जाता है, क्योंकि इस समय बरसात भी होती है और मौसम भी अच्छा रहता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर करेंगे, एक भी आपका बाकी नहीं रखेंगे, सारे क्लियर कर लेंगे, बस आप थोड़ा सपोर्ट रखिए अपना। केले का रोपण कितनी दूरी पर किया जाता है? केले का रोपण कितनी दूरी पर किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा 3 × 3 मीटर, ऑप्शन बी है हमारा 5 × 5 मीटर, ऑप्शन सी है हमारा 7 × 7 मीटर और ऑप्शन डी है 9 × 9 मीटर। बताइए केले का रोपण करना है आपको, फिर बताऊंगा आपको इससे जुड़ी एक और अच्छी जानकारी। केले का रोपण कितनी दूरी पर करोगे? 3 × 3 मीटर, 5 × 5 मीटर, 7 × 7 मीटर या फिर 9 × 9 मीटर। बताइए इसका जवाब। जिसने इसका जवाब दिया है केले का रोपण 3 × 3 मीटर, बहुत सही जवाब है। केले का रोपण कब करते हैं हम? केले का रोपण हम करते हैं जुलाई अगस्त के माह में और जो दूरी रखते हैं वो 3 × 3 मीटर रखते हैं। अब ये 3 × 3 मीटर कैसे हैं? हम जहाँ पर उगा रहे हैं वहाँ से, जिस खेत में उगा रहे हैं, जिस बाग में उगा रहे हैं, लाइन से लाइन की दूरी 3 × 3 मीटर रहनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी कितनी रहेगी? 3 मीटर रहेगी और पौधे से पौधे की दूरी भी 3 मीटर रहेगी। और जो पहली दूरी रखेंगे हम, जो हमारे खेत की या बाग की मेड़ है, वो पहली दूरी हमेशा आधी रखी जाती है। ये भी एक सवाल है, इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सवाल है कि अगर आपको एक बाग दे दिया और बाग में आपको बोला है कि एक पेड़ लगाना है, आपको पेड़ मतलब किसी भी प्रकार का एक पेड़ लगाना है, तो आप जो पहली लाइन में पहला पौधा लगाओगे वो अगर उसकी मुख्य दूरी 3 मीटर है तो पहली लाइन में पहला पौधा कितनी दूरी पर लगाओगे? तो पहली लाइन में पहला पौधा हमेशा आधी दूरी पर लगाया जाता है। बिल्कुल ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना, पहली लाइन में पहला पौधा हमेशा निश्चित दूरी की आधी दूरी पर लगाया जाता है। अगर 10 मीटर है तो 10 की आधी 5 हो जाएगी, 3 है तो आधी 1.5 हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका सबका। केले की बोनी किस्म ड्वार्फ कैवेंडिश का रोपण कितनी दूरी पर किया जाता है? ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, इसलिए इसका सवाल पूछा जा सकता है। बताइए केले की जो रोपण की ड्वार्फ कैवेंडिश वैरायटी उसको कितनी दूरी पर उगाएंगे? 1.8 मीटर, 1 मीटर, 4 मीटर या 5 मीटर? 1.8 × 1.8 मीटर, 1 मीटर, 4 मीटर या फिर 5 मीटर। जिसने इसका जवाब ए दिया है 1.8 × 1.8 मीटर, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छी है आपकी सभी की तैयारी, सबका सिलेक्शन होगा। जिसने 1.8 मीटर × 1.8 मीटर जवाब दिया है बहुत सही जवाब है। जो ड्वार्फ कैवेंडिश है उसका रोपण हम करेंगे बाग में, वो 1.8 × 1.8 मीटर की दूरी पर करेंगे। अगर इसके पूछ लिया जाए कि 1 हेक्टर में कितने पौधे लगाए जाएंगे, तो 1 हेक्टर में इसके कितने पौधे लगाए जा सकते हैं? 3086 1 हेक्टर में इसके 3086 पौधे लगाए जा सकते हैं। वो कैसे लगाए जा सकते हैं? देखो, इसको दूरी को क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है, उसके लिए अलग से एक क्लास लेनी पड़ेगी। तो अभी मैं क्षमा चाहता हूं कि किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हैं, बहुत जल्दी लेंगे, बहुत ही जल्दी शुरू करेंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा 1.8 मीटर × 1.8 मीटर। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, केले के बाग में अंतरासस्य के रूप में उगाया जाता है। केले के बाग में अंतरासस्य, अब देखिए अंतरासस्य क्या होता है। अंतरासस्य का मतलब ये होता है, कल भी मैंने बताया था कि जो हमारा मुख्य बाग होता है, बाग में जब हम फसल उगाते हैं तो बहुत लंबे समय तक हमें वेट करना पड़ता है। तो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम छोटी फसल उगाते हैं और उससे हम क्या करते हैं, उत्पादन लेते हैं। जब तक हमारी मुख्य फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक हम उस गौण फसल से या उस सेकेंडरी क्रॉप से या उस द्वितीयक फसल से हम क्या करते हैं, उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो वैसे तो केले को भी उगाया जाता है, बड़े बड़े जो बाग होते हैं, जैसे कटहल का बाग हो या
बाग हो गया, या फिर कटहल के अलावा आम का बाग हो गया, क्योंकि इसमें फल देने में लगभग 3 से 4 वर्ष का समय लग जाता है। लेकिन केला खुद एक ऐसा प्लांट है जो लगभग 1 से 1.5 वर्ष में फल दे देता है। तो केले को लगाया जाता है बड़े बड़े में, लेकिन जब केले का ही बाग लगा लिया तो केले तो एक से 1.5 साल में फल वृक्ष देगा, तो 1 से 1.5 साल तक हम क्या करें? तो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम अदरक की फसल उगाते हैं। कौन सी फसल उगाते हैं? अदरक की फसल उगाते हैं, जो बीच में खाली ज़मीन पड़ी रहती है। जैसे एक प्लांट हमारा यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बीच वाली जो जगह है वहाँ पर अदरक उगा देंगे, और वो अदरक हमारी कौन सी फसल होगी? अंतरसस्यीय क्रॉप होगी। अगला सवाल देखिए, केले में फूल कितने समय बाद आने लगते हैं? केले में फूल आने का समय पूछा है। केले में फूल कितने समय बाद आने लगते हैं? ऑप्शन ए है हमारा 5 से 7 माह, ऑप्शन बी है हमारा 9 से 12 माह, ऑप्शन सी है हमारा 7 से 9 माह, और ऑप्शन डी है 15 से 18 माह। केले में फूल कितने समय बाद आने लगते हैं, बताइए जल्दी से। बिल्कुल केले के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, पूरी क्लास में बने रहना है। लगभग कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, और जो बचे वाले क्वेश्चंस हैं वो और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बताइए जल्दी से, कुल कितने समय बाद आने लगते हैं? जिसने जवाब दिया है केले में फूल आने का समय, जिसने 9 से 12 महीने का जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जिसने बी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। केले में फूल कितने समय बाद आने लग जाते हैं? जैसे ही आपने सकर्स की ट्रांसप्लांटिंग की, ट्रांसप्लांटिंग होने के लगभग 9 से 12 माह बाद क्या होता है? केले में पुष्प आना चालू हो जाता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड सवाल है, केला कितने समय बाद फल देने लगता है? अब फल बताना है आपको कितने समय बाद देगा। 5 से 7, 9 से 12, 7 से 9 या 15 से 18। केला कितने समय बाद फल देना प्रारंभ कर देता है? 5 से 7 माह, 9 से 12 माह, 7 से 9 माह या 15 से 18 माह। जवाब दीजिए। जिसने डी जवाब दिया है 15 से 18 माह, बिल्कुल सही जवाब है। मैंने बताया भी था आपको डिस्कस करके कि लगभग 15 से 18 माह में क्या हो जाता है, केले का जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है। तो जिसने 15 से 18 माह जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। केला कितने समय बाद फल देता है? केला 15 से 18 समय बाद फल देना चालू कर देता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, केले की फसल का 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन होता है? केले की फसल का उत्पादन बताना है आपको। बताइए जल्दी से, केले में कितना उत्पादन होगा? ए 10 से 20 टन, ऑप्शन बी है 20 से 30 टन, ऑप्शन सी है 40 से 50 टन, और ऑप्शन डी है 60 से 80 टन। केले की फसल का 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन होता है? 10 से 20 टन, 20 से 30 टन, 40 से 50 टन या 60 से 80 टन। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत मदद करेगा। जिसने इसका जवाब दिया है 40 से 50 टन, बहुत सही जवाब है। जो 40 से 50 टन होती है वो केले की प्रति हेक्टेयर में उपज होती है। 1 हेक्टेयर में अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, या 6.5 बीघा होते हैं, या फिर 2.5 एकड़ होते हैं, 2.47 एकड़ होते हैं। सवाल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला सवाल देखिए, केले का भंडारण किस तापमान पर किया जाता है? केले का भंडारण करना है, किस तापमान पर करेंगे? ऑप्शन ए है हमारा 13 डिग्री, ऑप्शन बी है हमारा 18 डिग्री, ऑप्शन सी है हमारा 20 डिग्री, और ऑप्शन डी है हमारा 22 डिग्री। बताइए जल्दी से, केले का भंडारण किस तापमान पर किया जाता है? मैंने बताया था आपको, लास्ट में मैं डायग्राम वापस से एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे तरीके से, तो बने रहिए क्लास में। जिसने जवाब दिया है केले के भंडारण का तापमान 13 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब है। जो तापमान होता है वो कितना होता है? 13 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। 13 डिग्री सेल्सियस पर केले को लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि इसके लिए आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, तो जो आपेक्षिक आर्द्रता आम की होगी वो ही इसी की होगी। तो आम की बताया था मैंने कल 85 से 90% आपेक्षिक आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। नमी कितनी रहनी चाहिए, मतलब नमी का मतलब भी क्या होता है, अगर इसको और मैं एक्सप्लेन करूँ सीधी भाषा में, तो हवा में जो पानी की बूंदें होती हैं, हवा में जो पानी की बूंदें होती हैं वो नमी कहलाती है। इसका बिल्कुल क्विक एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ही आप ग्लास के अंदर ठंडा पानी डालते हो तो उसके आसपास क्या हो जाता है? पानी आ जाता है। वो पानी ग्लास से बाहर नहीं आया, वो हवा के अंदर जो भाप थी या जो नमी थी, वो जैसे ही उसको ठंडा क्लाइमेट मिला वो पानी में परिवर्तित हो गया। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो समझ गए होंगे आप, केले का भंडारण कितने तापमान पर करते हैं? 13 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। और इसकी जो आपेक्षिक आर्द्रता होती है वो होती है 85 से 90% आपेक्षिक आर्द्रता। और ये कि ये आर्द्रता किसकी रहेगी? ये कि ये आर्द्रता रहेगी आम की। आम में भी जो भंडारण करेंगे वो इसी पर करेंगे, इसी तापमान पर किया जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, तापमान पर करेंगे। और अगर आपको आम का वो तापमान पूछ ले तो 8 से 9 डिग्री होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केले को भारत में सबसे अधिक किस विधि से पकाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिटिकल सवाल है, और घुमा के इस तरह से पूछा जाता है आपसे कि आप कंफ्यूज हो जाते हो।
यहाँ पर पूछा गया है केले को सबसे अधिक मतलब पकाया तो बहुत सारी विधियों से जाता है, लेकिन सबसे अधिक किस विधि से पकाया जाता है? रसायन उपचार, धूप उपचार, धूम्र उपचार। धूम्र उपचार का मतलब धूम्र का मतलब धुआं होता है। और ऑप्शन डी है हमारा NaN, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड से। बताइए रसायन उपचार, धूप उपचार, धूम्र उपचार या नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। जिसने इसका जवाब दिया है धूम्र उपचार, बिल्कुल सही जवाब है। मैंने बताया था पिछली क्लासों में केले को किस विधि से पकाया जाता है? केले को हमेशा धूम्र उपचार विधि से पकाया जाता है। और दूसरा सवाल इसमें क्या है? दूसरा सवाल इसमें यह है कि इसको रसायन से भी पकाया जाता है। धूप और Na है, बिल्कुल जवाब नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इसको पकाया जाता है धुएं से, और दूसरे नंबर पर आ जाएगा रसायन। और इसको एक विधि से और पकाया जाता है, केले को बर्फ से भी पकाया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केले को बर्फ की सिल्लियों के बीच में रख के इसे भी पकाया जाता है, यह भी एक टेक्निक है। अगला सवाल क्या पूछा है? नेक्स्ट है हमारा केले का सबसे हानिकारक रोग बताना है आपको। केले का सबसे हानिकारक रोग बताना है आपको, कौन सा है? ऑप्शन ए है हमारा बंची टॉप, ऑप्शन बी है पनामा विल्ट, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। केले का सबसे हानिकारक रोग कौन सा है? बंची टॉप, पनामा विल्ट, ए और बी दोनों और कोई नहीं। केले का बताइए जल्दी से, केले का सबसे हानिकारक रोग कौन सा होगा? बंची टॉप, पनामा विल्ट, ए और बी दोनों। जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है बंची टॉप और पनामा विल्ट, बिल्कुल सही जवाब है। जो केले का सबसे हानिकारक रोग होता है वो कौन सा होता है? बंची टॉप और पनामा विल्ट। बंची टॉप और पनामा विल्ट को रोग जो होता है, ये दो जो शब्द हैं ये आपको केले में ही देखने को मिलेंगे। बंची टॉप तो रेयर केस में किसी और में मिल जाएगा, लेकिन पनामा विल्ट तो सिर्फ और सिर्फ केले में ही होता है। और बताया था मैंने पनामा से पे और ने आ रहा है, तो पुवन क्या है? पनामा विल्ट के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। अगला सवाल क्या है? केले में बंची टॉप रोग किससे होता है? इजी सवाल है लेकिन बार बार पूछा जाता है। केले में बंची टॉप रोग है वो किससे होता है? वायरस से, जीवाणु से, कवक से या फिर शैवाल से? बताइए केले का बंची टॉप किससे होगा? वायरस, जीवाणु, कवक, शैवाल। जिसने इसका जवाब वायरस दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जो वायरस से होने वाला रोग है वो कौन सा है? बंची टॉप। भारत में ये सबसे हानिकारक रोग है जो केले में होता है और वायरस के द्वारा होता है, और इसको एफिड फैलाता है। कौन फैलाता है? एफिड फैलाता है। अगला सवाल देखिए वही है। अगला सवाल क्या पूछा है? केले में बंची टॉप वायरस को फैलाता है। बंची टॉप वायरस खुद एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलता है, लेकिन वैसे नहीं फैलता है, वो किसी न किसी जरिए के द्वारा फैलता है। जैसे अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, तो आपने किसी से हाथ मिलाया, उसको कोरोना है, तो हाथ के माध्यम से वो आप तक पहुंच गया, फिर उसी हाथ से आपने किसी दूसरे को हाथ मिला लिया या किसी चीज़ को टच कर लिया तो वहाँ पहुँच गया, फिर वहाँ पर किसी और ने हाथ रख दिया, ऐसे फैलता है। संक्रामक रोग है। तो केले के बीच केले का बंची टॉप वायरस किससे होता है? प्रोटोजोआ, एफिड, फल मक्खी या सफ़ेद लट। मैराथन क्लास है, थोड़ी फास्ट तो चलेगी ही। थोड़ा सा और बचा है बस, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 90% पहुंच चुके हैं हम। केले का बंची टॉप, जिसने एफिड जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। केले का बंची टॉप वायरस होता है, किससे फैलता है? एफिड से फैलता है। कैसे फैलता है? देखिए सपोज डेट जो हमारा बंची टॉप, जो हमारा प्लांट है, सपोज डेट ये हमारा प्लांट है, इसमें क्या हो रखा है? बंची टॉप हो रखा है। अब एफिड उड़ता उड़ता आया और यहाँ पर बैठा, और यहाँ पर इसने एफिड ने क्या किया? थोड़ा सा पौधों का रस चूसा, केलों का रस चूसा, कुछ भी किया, और फिर उसके बाद में यहाँ से वो उड़ के चला गया। अब वो उड़ के वापस यहाँ आ गया, यहाँ बिल्कुल स्वस्थ पौधा है, इस पर बैठा, तो वापस से इस पर क्या हो गया? बंची टॉप वायरस लग गया। तो इसी प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपके। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, केले का पनामा विल्ट रोग किससे होता है? प्रोटोजोआ से, कवक से, वायरस से या जीवाणु से? बताइए केले का पनामा विल्ट रोग किससे होगा? आप किससे करोगे इस रोग को? प्रोटोजोआ से, कवक से, वायरस से या फिर जीवाणु से? पनामा विल्ट, बंची टॉप और पनामा विल्ट दो ही है, आप जानते हो। जिसने पनामा विल्ट का जवाब दिया है कवक, बिल्कुल सही जवाब है। कवक कौन सा कवक? कवक भी होगा तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम पीवी क्यूवेसोवा कवक से होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये क्रिटिकल नाम है, याद नहीं हो रहा तो इसको याद नहीं भी करना है अभी आपके लिए, ये नहीं है, ये एमएससी लेवल के क्वेश्चन है। केले का पनामा विल्ट रोगरोधी किस्म बतानी है आपको। केले का पनामा विल्ट रोगरोधी किस्म बतानी है आपको। पुवन होगी, विरूपक्षी होगी, ड्वार्फ कैवेंडिस होगी या चीनी चंपा होगी? बताइए जल्दी से। चीनी चंपा। केले का पनामा विल्ट रोगरोधी किस्म बताना है, मैंने पहले बता चुका हूं मैं आपको। जिसने बताया है पुवन, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन रिपीट हो गया थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। पनामा विल्ट पुवन, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको रिपीट किया है। पनामा विल्ट किसमें होगा? पुवन के अंदर होगा, पुवन के अंदर नहीं होगा। पुवन के अंदर अगर पनामा विल्ट होता है तो वो उसको रोग को सहन कर लेगी तो भी उत्पादन देगी। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट हमारा, केले का सिगोटिका। केले में एक डिजीज और होती है, यह भी इंपॉर्टेंट डिजीज है, सिगोटिका। कौन सी है? सिगोटिका रोग है। ये किसके द्वारा होगा? किससे होता है? कवक से, जीवाणु से, विषाणु से या फिर शैवाल से? बताइए केले का सिगोटिका रोग किससे होगा?
केले का सिगोटिका रोग किससे होगा? जिसने इसका जवाब दिया है कवक जनित, बिल्कुल सही जवाब है। केले का सिगोटिका रोग किससे होता है? कवक के माध्यम से होता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चंस यहाँ पर सारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो इम्पोर्टेंट किस्में हैं वो बता देता हूँ आपको, ताकि आपको परेशानी नहीं हो। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किस्में हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वैसे लगभग मैंने इसमें सारी ही कवर कर ली है। और देखिए किस्मों के बारे में एक आपको फैक्ट बता दूं कि एक किस्म की लगभग 30 से 40 किस्म होती हैं। तो अब आपको एग्रोनॉमी की भी याद करनी है और आपको हॉर्टिकल्चर की भी याद करनी है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, किस्मों पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, बस आपको जितना याद रहता है उतना याद रख लीजिए, ज़्यादा अपने दिमाग पर प्रेशर मत डालिए। और वैसे भी आपके जेट में नॉर्मली ही किस्में पूछी जाएंगी, तो नॉर्मली को इंक्लूड किया है। और अगर आपको सुपीरियर करना है तो आपको थोड़ा तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो देखिए किस्में कौन सी है, एक है ग्राडेंडेन, फिर है मनोहर, फिर है वालदा, फिर है चक्र केली, फिर उसके बाद में अमृत सागर, फिर कंचन केला, फिर खसाड़िया, फिर चीनी चंपा, फिर रेड बनाना, फिर पूवन, फिर उसके बाद में ड्वार्फ कैवेंडिस, फिर वीरू पक्षी, फिर मोन्थन, फिर बेंड्रेन और फिर रोबस्टा। ये इंपॉर्टेंट कुछ किस्में थी। और अब इसके अलावा मैंने बताया था मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सही अच्छे से, तो वो वापस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, ये है हमारा किसका प्लांट है? केले का प्लांट है। इसको प्लांट नहीं है, इसको हर्ब बोलेंगे, शाक या हर्ब बोल सकते हैं। इसको प्लांट नहीं है क्योंकि इसके अंदर लकड़ी नहीं पाई जाती। ये एक ऐसा पादप होता है जो अपने जीवन काल में क्या करता है, सिर्फ एक ही बार फल देता है। एक ही बार फल देने का मतलब ये है कि एक बार अगर पौधा उग गया तो उसमें एक बार फूल आ गए तो एक बार ही उस पर फल लगेगा, फिर उसके बाद में उस पर फल नहीं लगेगा। तो ये एक वर्षीय होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में केले का जो फूल है या पुष्पक्रम है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्पेडिक्स। क्या कहलाएगा? स्पेडिक्स कहलाएगा। फिर उसके बाद में ये है कि केले का जो तना होता है वो मिट्टी के ऊपर या भूमि के ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? स्यूडोस्टेम कहलाता है। मिट्टी के ऊपर या भूमि के ऊपर वाला तने का भाग स्यूडोस्टेम कहलाता है। अगर आपसे पूछ ले कि मिट्टी के अंदर वाला भाग क्या कहलाएगा, तो मिट्टी के अंदर वाला भाग क्या कहलाएगा? राइजोम कहलाएगा। फिर आपसे पूछ ले कि जो सकर्स होते हैं उन सकर्स का निर्माण किससे होता है, तो सकर्स का निर्माण हमेशा राइजोम से होगा। भूमि के अंदर या भूमिगत तना जो होता है वहाँ से सकर्स निकलते हैं। अब देखिए ये सकर्स भी बता दिया, ये भूमि के बाहर होता है और ये भूमि के अंदर वाले वहाँ से निकलता है। भूमि के अंदर वाले तने से फुटान होती है और बाहर आता है और एक नए पौधे को जन्म देता है। अब देखिए कैसा होता है, जब हम केले की खेती करते हैं तो उस समय ये हमने प्लांट उगाया या ये सकर्स उगाया। अब ये सकर्स उगा, बड़ा हुआ, इसने फूल भी, इस पे फूल भी लगे। फूल लगने के बाद इस पर क्या हुआ? फल भी लगे। फल लगने के बाद में हमने फल तोड़ लिया। फल तोड़ने के बाद में ये प्लांट हमारा बेकार हो गया, क्योंकि एक बार ही फल देता है तो प्लांट बेकार है। अब बेकार होने के बाद में इसको ऐसे बेकार नहीं करते हैं, इसको पूरा बेकार नहीं माना जाता है। अब देखिए ये यहाँ से निकला, इसके पास में से क्या निकला हुआ है? सकर्स निकला हुआ है। और प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं? सकर्स के द्वारा करते हैं, जिसका वजन 500 से 700 ग्राम होना चाहिए और 3 माह पुराना वो होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस तने को काट देंगे। यहाँ से इस तने को काट दिया। तने को काटने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे सकर्स होते हैं, उसमें से सिर्फ 1 या 2 को रहने देते हैं और ये ही सकर्स बाद में क्या हो जाता है? वापस से नया पेड़ बन जाता है। और इस जो पुराना तना होता है उसको काटने की क्रिया क्या कहलाती है? मेटोकिंग कहलाती है। मेटोकिंग, उसके काटने की क्रिया मेटोकिंग कहलाती है। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे और इस प्रकार के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। बता दिया है मैंने, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आज की क्लास बस अब यहीं ख़त्म करेंगे। आपके जेट, आईसीआर, बीएचयू और पीएटी के सारे कॉन्सेप्ट, मैंगो की कल क्लास थी उसमें मैंने क्लियर कर दिए मैंगो के सारे, उससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। और आज मैंने केले की कर दी। अब कल नेक्स्ट क्रॉप पढ़ेंगे हम इसी टाइम। तो अब आपको सिर्फ एक काम करना है, प्लीज़ आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, दिल की गहराइयों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर करिए, अपने फेसबुक पे शेयर करिए, अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाइए। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर करिए इसको प्लीज़। और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये जो चार्ट मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाया ये आपको समझ में आया या नहीं आया, और आज की क्लास कैसी थी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी थी। और अगर न्यू स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में, बहुत मेहनत लगती है। तो मेहनत बेकार मत जाने देना, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं शाम को ठीक 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर तो कोरोना है।